बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमयी पेड़ था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, क्योंकि इस पर फल फूल नहीं लगते थे, बल्कि इसकी शाखाओं से मीठा और पौष्टिक दूध टपकता था। अरे ये क्या? इस पेड़ पर कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन इससे दूध की धाराएं बह रही हैं। क्या सच में पंडित जी? हाँ, ये तो अद्भुत है। जाओ शिष्य जाओ, पूरे गांव में इस जादुई पेड़ की खबर फैला दो। पंडित जी के कहने पर शिष्य उनके आदेश का पालन करता है और गांव में जादुई पेड़ की खबर फैलाने का इंतजाम करता है। अरे पंडित जी, आज आपने सारे लोगों को यहाँ मंदिर में इकट्ठा क्यों कराया? बताता हूँ शिष्य। गोपी भाभी, हमने सुना है कि आपके पैर पर बड़ा जख्म हुआ है। जी हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन उसका यहाँ से क्या संबंध? बताता हूँ। क्या आप ये एक कटोरा दूध पी सकती हैं? शिष्य की बात सुनकर सब आश्चर्य हो गए, लेकिन गोपी ने वो पूरा दूध खत्म कर दिया और चमत्कार हो गया। गोपी के पैरों का जख्म अपने आप भर गया। अरे देखो, देखो मेरा जख्म ठीक हो गया, मेरा जख्म ठीक हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया। पंडित जी, ये सब क्या है? आपने आखिर क्या जादू किया कि मेरे पैरों का जख्म ठीक हो गया? जादू मैंने नहीं, इस दूध ने किया है। मतलब? बताता हूँ। दरअसल मुझे पिछले हफ्ते एक जादुई पेड़ के बारे में पता चला, जो कि हमारे गांव के जंगल में मौजूद है। क्या? जादुई पेड़? हाँ, जादुई पेड़। एक ऐसा पेड़ जिस पर ना फल है और ना ही फूल, बल्कि उस पेड़ से दूध की धाराएं बहती हैं। क्या? दूध की धाराएं? हाँ, मानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय है, परंतु यही सच है। मैंने स्वयं उस पेड़ को देखा है। पहले तो मैं भी हैरान था, लेकिन जब मैंने उस पेड़ के दूध की जांच की, तब पता चला कि इसे पीने के बड़े फायदे हैं। ये न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि बड़ी बीमारियां या फिर जख्मों को भरने की भी क्षमता रखता है। पंडित जी की बातें सुनकर सारे गांव वासी खुश हो गए। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोगों के लिए उसी पेड़ से दूध पहुंचाया जाता था। जादुई पेड़ की वजह से पूरा गांव समृद्ध हो चुका था। पूरे गांव में पोषण की कोई कमी नहीं थी, ना किसी बीमारी का नामो निशान था। लेकिन जहां पूरा गांव जादुई पेड़ की वजह से खुश था, वहीं इस जादुई पेड़ ने तो मानो सबके जीवन के अंधेरे को मिटा दिया है। तो क्यों ना मैं कुछ इससे ऐसा करूं जिससे मुझे और फायदा मिले। रघु बड़ा ही लालची व्यक्ति था। वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता था। जब उसने जादुई पेड़ के रहस्य को जाना, तो उसके मन में एक लालची विचार आया, जिससे वो अपनी पोटली भर सके। रघु हर रात उस पेड़ के बारे में सोचता और योजना बनाता। वाह भाई रघु, क्या योजना बनाई है तुमने। अब बस जल्दी ही तुम्हें उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना है और अपने घर के बरामदे में लगाना है। फिर क्या, उसके बाद तुम उसका दूध गांव वालों को बेचना और माला माल हो जाना। वाह क्या बात है। रघु ने योजना तो की थी, लेकिन उस योजना को सफल करना उतना ही कठिन था। लेकिन हमारे लालची रघु को इसका अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद रघु देर रात गांव के बाहर जंगल जा पहुंचा। बहुत देर बाद आखिर उसे वो जादुई पेड़ मिल ही गया। वाह, आखिर मिल ही गया। दिखने में बड़ा तो है। चलो अब काम शुरू करते हैं। रघु ने पेड़ को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी से उस पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी कहीं दूर उड़ते हुए गिर गई। रघु चकित हो गया। अरे ये कैसे हो गया? मेरी कुल्हाड़ी अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगी? रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रघु निराश होकर वापस घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वो वापस घर आया, उसने देखा कि पंडित जी उसके घर के बाहर उसकी राह देख रहे थे। उन्हें देखकर रघु चकित हो गया। अरे पंडित जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़ो,
तुम बताओ कि तुम इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? वो मैं बाहर गया था किसी काम की वजह से, तो आने में देर हो गई। सच? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, वैसे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार झूठ बोलना गलत है, उसी तरह झूठ की कमाई भी गलत है। पंडित जी की बात सुनकर रघु कुछ गड़बड़ा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। पिछली रात जो हुआ था उससे रघु निराश था। तभी गांववासी उसके घर की ओर चले आ रहे थे। अरे ये क्या, सारे गांववासी यहाँ क्यों आ रहे हैं? रघु बाहर चला गया। अरे गांव वालों, सुबह सुबह आप सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ये पूछते हुए? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे वाह, गलती तुम करो और बदतमीज हमें बोल रहे हो। गलती? कौन सी गलती? कल तुम कहाँ थे रघु? अच्छा, इस पंडित ने चुगली कर ही दी। चुगली नहीं, सच्चाई बताई है मैंने सबको। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अच्छा, ये बताओ कि तुम कल जंगल में उस जादुई पेड़ के पास क्या कर रहे थे? रघु पंडित जी की बात सुनकर गड़बड़ा गया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कल मैं भी वहीं पर था। तुम उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये पंडित झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आती? मुझे झूठा कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस पेड़ के पास देखा है। हाँ, बताओ तुम क्या कर रहे थे, बोलो। गांव वालों के सवाल से रघु परेशान हो चुका था और उसने सारा सच बता दिया। हाँ, मैं गया था उस पेड़ के पास, उसे काटने की कोशिश की तो क्या गलत किया? पिछले 2 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उस पेड़ को काट कर मैं उसे यहाँ मेरे घर के बाहर लगाने वाला था और वही दूध बेचकर पैसे कमाने वाला था। तो बोलो क्या गलत किया मैंने? मेरा भी जीवन है, घर है, जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए अगर मैं उस पेड़ से पैसे कमा भी लूं तो क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि तुम जिस पेड़ को काटने जा रहे थे वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। तुम्हारी एक गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ ऐसा करने से कुछ भी बुरा होता। तुमसे बात करना ही बेकार है मूर्ख। बस अब बहुत हुआ। तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें गांव से बहिष्कृत किया जाता है। क्या? नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं। तुम्हें आज के आज ही गांव से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, ये सही है। पंडित जी की बात सुनकर रघु गुस्से से तिलमिला उठा। उसे पंडित जी का ये निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। मुझे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भुगतोगे, सब के सब भुगतोगे। रघु गुस्से से गांव से बाहर निकल गया। रघु के जाने के बाद सबको डर था कि रघु उस जादुई पेड़ को कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए पंडित जी ने गांव वालों के कहने पर उस पेड़ के पास पहरेदारी शुरू करवा दी। लेकिन 3 महीने हो गए पर रघु का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए 3 महीने बाद पंडित जी ने पहरेदारी हटवा दी। सबने मानो चैन की सांस ले ली थी। लेकिन गजब हो गया। जिस दिन पंडित जी ने जादुई पेड़ से पहरेदारी हटवा दी, उसी दिन रघु ने जादुई पेड़ पर हमला कर दिया। पंडित, तूने मुझे बाहर निकाल कर ना बहुत बड़ी गलती की है। तू इस पेड़ को बचा रहा था ना, अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। रघु ने तय कर लिया था कि वो उस पेड़ को बर्बाद करके ही रहेगा। तभी अचानक उस पेड़ से एक परछाई बाहर आ गई। उसे देखकर रघु चकित हो गया। देखो, ये पेड़ इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है। इसे बर्बाद मत करो। नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला। जिन लोगों ने मुझे इस गांव से बाहर निकाला है, उन्हें उनकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो परछाई हवा में गायब हो गई और रघु ने उस जादुई पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ मरोड़ दिया। अब देखता हूँ गांव वालों का भला कैसे होता है। रघु खुश था, उसका बदला पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो पलटकर आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर में करंट जैसा कुछ बहने लगा और तब उसे उस परछाई की बात याद आई। देखो,
ये पेड़ इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है, इसे बर्बाद मत करो। अब रघु को एहसास हुआ था कि गुस्से में लिए उसके एक फैसले की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। सीख, इंसान को अपने क्रोध पर काबू पाना आना चाहिए, वरना वही क्रोध उसकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। अक्षरपुरी गांव में मंगरू अपनी माँ माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये अब पुश्तैनी देन हो गई हो। आज मंगरू अपनी 60 वर्षीय माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू? आज माताजी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हीलचेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बनवा के और ये फिर खराब हो गई। पूरा गांव भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो हो ही जाएगी ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे पिता जो व्हीलचेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 पुश्तें इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, वो पिताजी बनाते थे चाची। देखो भैया, ना लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे होंगे तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहाँ से सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू, प्रणाम माताजी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अभी बढ़ई के दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हीलचेयर हो तो मुझे दे दो। आप चिंता ना करें, इस साल जो व्हीलचेयर बांटेंगे ना, उसमें से मैं आपको भी एक दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मंगरू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम सब जवान खून हो, कोशिश करना कि तुम्हारी आयु में इसका कोई ना कोई उपाय कर लो। ठीक है सरपंच जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है। बढ़ई, जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हीलचेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही निराश था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस गांव में, आयु 50 पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां जवाब दे देती हैं। और वो बढ़ई, लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए और लोग उससे बार बार खरीदें। तभी नदी से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ! 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 अरे कौन है? क्या हुआ? चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है, जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब राहत होने में थोड़ा समय लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल कन्या हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में एक ऋषि को क्रूर बातें कही थी और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई बहुत ही साहसी और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा। तब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें एक इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहें तो इस गांव में जो रोग लगा है हड्डियों का, वो हर ले तो अच्छा रहेगा। स्वार्थ रहित भी हो, ठीक है,
तथास्तु, तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में केवल दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे गांव की मदद कैसे होगी देवी? दूध पहले से ही हड्डियों के लिए फायदेमंद है, मगर ये दिव्य दूध, चाहे इसे पियो या इसके इर्द गिर्द भी रहो, तो वो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा। ध्यान रहे मंगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने तुम्हें दिया है। इसका इस्तेमाल केवल तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं विदा लेती हूँ। कल्याण हो। मंगरू बड़ी ही खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मंगरू पंचायत बुलाता है और सभी मंगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको एक विशेष कारण से बुलाया है। सुनने में तो बहुत ही विशेष लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही विशेष बात हो तो अच्छा होगा। अपना कीमती समय यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल विशेष है। ये जो कुआं देख रहे हो ना, एक जलकन्या ने गांव की परिस्थिति को समझकर ये दूध का कुआं दिया है। यह मेरी इच्छा से जो भी दूध के पदार्थ मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे गांव की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्तैनी बीमारी गायब हो जाएगी। मजाक है क्या? यही विशेष बात थी जिसके लिए बुलाया था हमें। मैं जानता हूँ कि यह वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चख कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उस कुएं में दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकालकर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी अब उस रेखा को पार करने वाली थी जहां मेरी हड्डियां जवाब दे दें, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान ले तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरी इच्छा से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और ठोस हो जाएगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में खुशी की एक नई लहर आई हो। मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का अंत कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मंगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी, पर अब वो चल पा रही थी। मात्र 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो मात्र 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कहता है कि मैं गांव की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कस्में देना और उससे काम ना बना तो नाता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो चिंता की बात है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मंगरू कुछ सोचने लगा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू? अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तब आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अब भी भरोसा रखना चाहता हूँ और यदि कोई दिक्कत आई तो उसका असर गांव पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मंगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बढ़ई कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना।
ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बढ़ई पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा। तभी अचानक उस कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है, चाहो या ना चाहो, जानकर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जीवन नहीं चलता। कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, कौन देगा मुझे सजा? हाँ? तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का बस एक ही उपाय है। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का भार भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये दिक्कत है वो कैसे झेलते हैं। और ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भी भ्रष्ट ना हो और नेक हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी तुम्हें माफ कर दे। तभी बढ़ई अचानक से किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिर गया और जल कन्या वहाँ से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहाँ पहुँचा और देखा कि बढ़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बढ़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचा लो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो बढ़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने योग्य बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें ये समझना होगा कि भ्रष्ट होने के कारण तुम्हें ये श्राप मिला है। लोगों की पीड़ा का फायदा तो तुमने उठाया ही, पर जब वो पीड़ा से दूर होने लगे तो तुमने फिर उन्हें उसी पीड़ा में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब खुद पर बीत रही है तब समझ आ रहा है मेरे बाबा लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी बढ़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मंगरू को प्रणाम करने लगा। इस घटना के कुछ ही सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई।